हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, कल मैं कुछ पुरानी वीडियोस एंड फ़ोटोज़ वगैरह अपने फ़ोन में चेक कर रही थी, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो आप लोगों से शेयर करूं। अभी तक जो मैंने अपने चैनल पे जो वीडियोस बनाई हैं उसमें आफ्टर डिलीवरी के बाद मदर केयर के ऊपर जो मैंने टिप्स शेयर किए हैं वो हैं, बेबीज़ के ऊपर टिप्स हैं वो सारी शेयर की हैं। बट बिफ़ोर डिलीवरी की जो एक पूरी जर्नी होती है एक लेडी के लिए, जो कि खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होती है। तो गाइज़, ये वीडियो सिर्फ एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं है या किसी लेडीज़ के लिए नहीं है, ये उन हस्बैंड्स के लिए भी है या उन फैमिली मेम्बर के लिए भी है जिनके घर में एक प्रेग्नेंट लेडी है, ताकि आप उनकी प्रेगनेंसी को समझ सकें। क्योंकि एक बहुत सारे मेंस होते हैं जो काफ़ी अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी उनको समझते हैं और उनकी जो ये पूरी जर्नी है बहुत ईजीली निकल जाती है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि खुद हस्बैंड नहीं समझ पाते अपनी वाइफ को या फैमिली मेम्बर्स नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए मैं आप लोगों से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सबसे पहले मैं उन हस्बैंड्स के लिए एक टिप शेयर करना चाहूँगी जो कि जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। प्लीज़ आप अपनी वाइफ की इस प्रेगनेंसी की जर्नी को समझिए और प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्रेगनेंसी या डिलीवरी बहुत इजीली हो जाती है या पीरियड बहुत इजीली कट जाता है, तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी मदर या ग्रैंड मदर यानी कि जो पहले की जो पीढ़ी होती थी उस टाइम की जो प्रेगनेंसीज़ रहती थी वो बहुत स्मूथली निकल जाती थी। और ऑब्वियसली हार्मोन्स की प्रॉब्लम तभी भी होती थी, बट अभी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन के जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम जैसा खाना पीना खाते हैं या जितनी हम स्ट्रेस भरी लाइफ जीते हैं, उसमें हमारा जो प्रेगनेंसी है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला जाता है। तो प्लीज़ प्रेगनेंसी को मजाक मत समझें। तो गाइस, बात करते हैं मेरे प्रेगनेंसी जर्नी की। तो जब प्रेगनेंसी किट के थ्रू जब मुझे घर पे ही पता चल गया था कि यस आई एम प्रेग्नेंट, तो एक्चुअली मुझे उस टाइम पे ये पता नहीं था कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए हमारी प्रेगनेंसी को लेकर के। तो मैं नेक्स्ट डे ही चली गई जिस दिन मुझे पता चला कि एक किट पे पॉजिटिव आया है। फिर मेरे डॉक्टर ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अर्ली था, अगर हम समय की बात करें जब प्रेगनेंसी 100% कंफर्म होती है, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे आफ्टर 1 मंथ दोबारा आने के लिए बोला ताकि वो मेरे अल्ट्रासाउंड को कर सकें। और इन बिटवीन मुझे उन्होंने फर्दर कुछ टेस्ट करने के लिए बोले थे ताकि जिससे प्रेगनेंसी कंफर्म हो सके। क्योंकि सिर्फ एक किट के ऊपर इतना अर्ली पॉजिटिव आ जाने को डॉक्टर 100% पॉजिटिव नहीं मानते हैं। तो गाइज़, मेरा 1 मंथ के बाद ये कंफर्म हो चुका था। एंड देन 8 वीक्स पे जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वो बेबी की हार्ट बीट के लिए हुआ था। क्योंकि गाइज़, जनरली ये जो पीरियड होता है ये वो पीरियड होता है, अगर बेबी की हार्ट बीट नहीं आई होती है आपकी प्रेगनेंसी की 8 वीक्स में, तो मे बी डॉक्टर 1-2 वीक रुक के देन अब मे बी बेबी को अबॉर्ट करना पड़ सकता है, या फिर कुछ ऐसे मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि डॉक्टर को इस वीक में पता चल जाती है। फिर जब 8 वीक्स का मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया, देन मुझे डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए ताकि जो ये प्रेगनेंसी है और मेरे हेल्थ से रिलेटेड जो भी मेडिसिन थी वो सारी चीज़ें मेरे डॉक्टर ने मुझे कंटिन्यू कराई। देन गाइज़, ये जो 3 महीने का समय होता है ये बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ कि मतलब इतनी ज़्यादा वॉमिट, मन चिड़चिड़ा रहना, मैं 3 महीने इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मुझे लगता था कि शायद मैं कभी ठीक होऊंगी नहीं। हर वक्त मैं मतलब अगर कुछ भी खाती थी तो मुझे वॉमिट आ जाती थी, कुछ भी अगर मैं पानी भी पी रही हूँ तो मुझे वॉमिट आ जा रही है। थैंक्स टू माई फैमिली जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और मेरी जो ये प्रेगनेंसी है, एटलीस्ट मैंने ऑब्वियसली मेंटली फिज़िकली ये सारा जो फ्लक्चुएशन आपकी बॉडी में होता है ये सब आपका हार्मोन का खेल होता है, लेकिन अगर आपको फैमिली सपोर्ट कर देती है तो कम से कम जो आपका ये पूरा फेज़ है ये इजीली निकल जाता है। तो गाइज़, 3 मंथ्स तो मेरे सिर्फ वॉमिट और इस तरीके से मेरे 3 मंथ्स जो है वो मेरे निकल गए थे। देन आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर पे, जो कि 4th, 5th एंड 6th मंथ होता है आपकी प्रेगनेंसी का। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिसे हम महीने से कैलकुलेट करते हैं, डॉक्टर्स इन्हें वीक्स में कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर 8 वीक्स में कुछ होना है टेस्ट, या फिर 10 वीक्स में होना है, 12 वीक्स में होना है, 24 वीक्स में होना है, इस तरीके से डॉक्टर्स के लिए वो वीक्स मैटर करते हैं और अकॉर्डिंगली वो हमें टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं।
तो गाइज़ ये सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है जनरली इसमें डॉक्टर्स आपको नॉर्मली ट्रैवलिंग के लिए अलाउ कर देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर एंड जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट गाइज़ मैं बोलूँ तो पूरा जो ये प्रेगनेंसी है, यहाँ पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड में बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एज़ पर माई एक्सपीरियंस मेरी कॉम्प्लिकेशंस 4th मंथ में ही आई थी। और ये अपने आप में इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि अगर आप इसको इतना छोटा प्रॉब्लम समझेंगे तो ये 1 मिनट में आपकी जो है पूरी दुनिया ख़त्म कर देता है। तो गाइज़ जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, मुझे डॉक्टर्स ने उस टाइम पर ही कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर कर दिए थे कि उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपको कुछ इस तरह के साइंस दिखते हैं तो आपने वेट नहीं करना है, आपने फ़ौरन क्लिनिक आना है और हमसे कंसल्ट करना है। लाइक कोई भी तरह का अगर आपको अनबेरेबल पेन होता है या कोई भी तरह का अर्ली डिस्चार्ज होता है, इस तरह के अगर कोई भी साइंस दिखते हैं आपको पूरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में, तो आपने वेट नहीं करना है या किसी जो ये पेरेंटिंग ऐप्स काफ़ी सारे बने हुए हैं वहाँ से देख के आपने जो है अपने आप से जज नहीं कर लेना है। प्लीज़ आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे 4th मंथ में ये कॉम्प्लिकेशन आया था एंड क्योंकि वो बहुत रात का समय था, 12-1 बज रहे थे, मैं जस्ट मॉर्निंग का वेट कर रही थी ताकि मॉर्निंग में मैं 6-7 बजे भी एटलीस्ट डॉक्टर से बात कर सकूं एंड मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाके उनसे मिल सकूं। मैंने मॉर्निंग तक का वेट किया, ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स हो चुके थे, जिस पीरियड में मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मैं परेशान थी। मैंने, क्योंकि आपको पता है अभी हमारे पास एक गूगल का समय है, यूट्यूब का समय है, तो हमें हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो हम फटाफट वहाँ पे सर्च कर लेते हैं और मेंटली अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड कर लेते हैं। लिटरली गाइज़ प्लीज़ प्रेगनेंसी में ऐसा मत करिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हम जितना ज़्यादा प्रेगनेंसी में गूगल को या नेगेटिव लोगों के संपर्क में आके हम काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें अपने आप में परेशान करती हैं। प्लीज़ कोई भी नेगेटिव थॉट वाली चीज़ों को ना देखें, ना पढ़ें, ना सुने। तो गाइज़ जैसे ही मैं मॉर्निंग में डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने फ़ौरन मेरा अल्ट्रासाउंड किया, कुछ टेस्ट किए उन्होंने एंड देन उन्होंने मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करी एंड 2 तरह के इंजेक्शंस उन्होंने मुझे जो है वो कहा लेने के लिए। एक टाइप का इंजेक्शन था वो मुझे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यानी हर 15 डेज़ पे मुझे पूरे 9 मंथ्स तक लेना था। मैंने सोचा इंजेक्शन लेना एक अपने आप में एक वो है पूरी प्रेगनेंसी में, एंड एक इंजेक्शन था जो कि मुझे हर वीक लेना था, यानी कि शुरू में उन्होंने मुझे हर 4 डेज़ 5 डेज़ पे लेने के लिए बोला था एंड देन वीकली कर दिया था, देन 10 डेज़ कर दिया था एंड धीरे धीरे उस इंजेक्शन को बंद कर दिया गया था। और साथ ही मेरे डॉक्टर ने मुझे 15 डेज़ का बेड रेस्ट बोल दिया था और बस उन्होंने मुझे बोला था आपने सिर्फ वॉशरूम और बेड तक ही अपनी लाइफ को सीमित कर लेना है। जो भी आपका ब्रेकफास्ट है, जो भी लंच है या जो भी चीज़ है वो आपके बेड पे रहना चाहिए, आपने उठ के कहीं भी नहीं जाना है। तो गाइज़ आप समझ सकते हैं ये जो पीरियड होता है ये कितना डिफ़िकल्ट होता है एक लेडी के लिए। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये जो पूरा मेरा जर्नी था, ऑलमोस्ट ये मेरा पूरा फर्स्ट कोरोना जब था वो उस समय पे वो बीता था, जिसमें मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ। अगर मेरी कुछ इच्छा हो रही है बाहर जाके खाने की, मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरा पार्क जाने का दिल कर रहा है, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो इन सब चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, और बचा लास्ट में हमारे पास फ़ोन होता है, तो फ़ोन में आप भी समझते हैं कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की चीज़ें हमें स्क्रॉल में मिलती है और हम उन चीज़ों को देखते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं हम। देन गाइज़ मैं डॉक्टर के कहे के ऊपर मैंने अपने खाने का, पीने का और मैंने हर डाइट, हर न्यूट्रिएंट्स, हर प्रोटीन का ध्यान रखा, क्योंकि उस टाइम पे बस मुझे ये रहता था कि मेरा बेबी हेल्दी हो, मेरा बेबी हेल्दी हो। जितनी बार मैं अल्ट्रासाउंड करने जाती थी मुझे डॉक्टर्स दिखाते थे कि ये देखिए बेबी है, या फिर जब मैं हार्ट बीट सुनने गई थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, हम दोनों ने बच्चे के हार्ट बीट को सुना था। तो बेबी का जो हार्ट बीट होता है वो एडल्ट से वो काफ़ी फास्ट होता है और हम लोग तो बिल्कुल इतना वो जो एक्सपीरियंस होता है। फिर अगेन डॉक्टर्स आपको 24 वीक्स में बुलाते हैं ताकि वो बेबी के बॉडी पार्ट्स को स्कैन कर सके एंड प्रॉपर्ली उन्हें पता चल सके कि बॉडी पार्ट्स जो है बेबी के वो प्रॉपर्ली डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो गाइज़ जब 24 वीक्स के स्कैन पे मैं गई थी तो मुझे क्लियरली डॉक्टर ने बताया था कि ये बेबी का हेड है, ये बेबी के लेग्स हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, पैर हैं
एक्चुअली क्या होता है कि जब वो अपने मॉनिटर पे कर रहे होते हैं तो आप अपने आप से बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो आप खुद देखने के लिए बहुत आपको रहता है और आप अपने आप से इमेजिन कर लेते हैं कि बेबी का हेड है, ये बेबी के लेग्स हैं, ये बेबी के हैंड्स हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जब मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको समझ आ गया, मैंने बोला हाँ जी आ गया। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। जब उन्होंने मुझे दोबारा से दिखाया कि ये देखिए ये बेबी का स्टमक है एंड ये उनका बैक पोर्शन है, तब मैंने सोचा कि अच्छा, मैं कुछ और देख के खुश हो रही थी। तो गाइज़ ये 24 वीक्स के स्कैन के टाइम पे ये हुआ था कि जब फर्स्ट स्कैन के लिए जब मैं रूम में गई थी तो बेबी की जो पोजीशन थी वो उसकी पीठ के तरफ थी, यानी कि उसका बैक पोर्शन सारा नज़र आ रहा था। फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ मीठा खा के या कुछ वॉक करके एंड थोड़ी देर के बाद आप फिर आइएगा स्कैन के लिए। फिर देन मैंने दोबारा वॉक किया एंड दोबारा मेरा स्कैन हुआ तो बेबी की पोजीशन चेंज हुई एंड देन उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें एक स्कैन में आई। कुछ के केस में ऐसा होता है कि वो मीठा भी खा लेते हैं, वॉक भी कर लेते हैं, बट बेबी जो है वो पोजीशन चेंज करने का नाम ही नहीं लेता। उस कंडीशन में डॉक्टर्स 2 या 3 बार रिपीट करवाते हैं, अदरवाइज़ वो आपको नेक्स्ट कभी आपको डेट दे के भी बुला सकते हैं। उसके बाद मेरा ये सारा पीरियड इजीली निकला एंड देन गाइस जैसे जैसे मेरा समय पास आ रहा था, मेरा ये जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है ये बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा था। मींस मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी इस पूरी प्रेगनेंसी को लेके कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 4th मंथ में जो एक मिसकैरेज के जो साइंस होते हैं जो कि मैं काफ़ी सोशल मीडियाज़ पे देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उस वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ। खुद मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी, मुझे उस टाइम पे कुछ भी पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आती थी। जनरली मेरा माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता था। तो गाइज़ अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो प्लीज़ मेरे पास सिर्फ एक अच्छा सा टिप्स है आपके लिए कि आप प्लीज़ गूगल पे कोई भी स्कैन को लेके या डॉक्टर्स जो भी आपको बोलते हैं उस चीज़ को लेके प्लीज़ अपने फ़ोन में इतना ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि फ़ोन के ऊपर या गूगल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन होती है जो कि आपके लिए अप्लाई नहीं होती हैं। जो आपके डॉक्टर्स बोल रहे हैं प्लीज़ आप उसी चीज़ को लेके चलिए, उसी चीज़ को दिमाग में रखिए, तो एटलीस्ट आप मेंटली जो है वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे। देन गाइज़ धीरे धीरे मेरा ये फेज़ आगे की तरफ गया एंड मैं 3rd ट्राइमेस्टर में पहुंची। 7th 8th मंथ में जनरली मुझे बैक का पूरा पेन रहता था एंड काफ़ी मेरे लेग्स में स्वेलिंग रहती थी और बॉडी भी कभी कभी समटाइम्स मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बॉडी स्वेलिंग है, और बैक में तो इतना ज़्यादा पेन होता था कि मुझे लगता था कि मतलब मैं सिर्फ हर वक्त लेट ही रहूँ और जहाँ मैं बैठ रही हूँ तो मुझे बैक में पेन हो रहा है। उसके लिए भी काफ़ी सारी रेमेडीज़ होती हैं जो कि आप अप्लाई करके काफ़ी आपको रिलीफ मिल सकता है। जब प्रेगनेंसी पहली होती है तो काफ़ी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं और हमें ये भी पता नहीं होता है कि हम कहाँ से ये जानकारी लें, कौन हमें ये अच्छे तरीके से जानकारी देगा। जो भी हमारी मॉम या मदर इन लॉ को पता होता है वो लोग हमसे शेयर करते हैं या हम लोगों को गाइड करते हैं। उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके जो है हम अपनी पूरी प्रेगनेंसी के फेज़ से निकल पाते हैं। देन अगेन जो मेरा कॉम्प्लिकेशन है वो 8 मंथ के लास्ट होते होते वो धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा था। लाइक बेबी की मूवमेंट्स जो हैं वो काफ़ी स्लो होने लगी थी। तो डॉक्टर्स ने मुझे शुरू में कहा था कि बेबी जब बड़ा हो जाता है, ग्रो करता है, तो बेबी की जो मूवमेंट है वो वैसे नहीं रहती है जैसे आप 6 मंथ 5th मंथ से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे बेबी बहुत छोटा होता है और उसको काफ़ी स्पेस होता है वो इजीली उसको मूव करने का। बट जैसे जैसे बेबी बड़ा हो जाता है तो उसका स्पेस भी कम हो जाता है, तो उसका मूव करने का जो है वो डिफरेंट हो जाता है एंड उस टाइम पे जो मूवमेंट है वो आपको अलग फील होती है, उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट फील नहीं होती जैसे पहले होती थी। देन जब मेरी लास्ट यानी कि डिलीवरी का जब मेरा समय आया वो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड था, जिसकी वजह से मेरी अर्ली डिलीवरी हुई। ऑलमोस्ट मेरी डिलीवरी 35 वीक्स में हुई है, जबकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 1-2 वीक हमें रुक जाना चाहिए फॉर सिजेरियन, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के मेरे चांसेस उसी वक्त डॉक्टर को पता चल गए थे कि नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा जो बेबी है वो ऑलमोस्ट 2-3 मंथ से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था एंड वो अपोजिट पोजीशन में था एंड डॉक्टर ने ये एक्सपेक्ट किया था कि तब तक बच्चे की जो पोजीशन है वो नॉर्मल हो जानी चाहिए थी ताकि हमें सी सेक नहीं करना पड़े।
तो एट लास्ट मोमेंट बेबी की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट 12 आवर या 13 आवर तक मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था। पहले मैंने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने मुझे बोला आप कुछ मीठा खाइए, कुछ पानी पीजिए, कुछ वॉक करिए, तब आपको आ जाना चाहिए। जब मैंने बोला कि मुझे इतना समय हो चुका है, देन फ़ौरन मुझे डॉक्टर ने क्लिनिक बुलाया एंड उन्होंने फ़ौरन मेरे टेस्ट को किया, बट कोई भी जो बेबी की मूवमेंट है वो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बार रेपिटेशन में उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, बट उन्हें बेबी का कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा। देन उन्होंने मुझे कलर डॉपलर एक टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर ऑलमोस्ट 36 वीक्स में करने के लिए बोलते हैं। तो क्योंकि उस वाले स्कैन में डॉक्टर को कोई भी मूवमेंट बच्चे की नहीं दिखी, तो डॉक्टर ने मुझे दूसरे टेस्ट के लिए बोला एंड उस टेस्ट में जो है बेबी बिल्कुल परफेक्ट था, यानी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एमनाइटिक फ्लूइड जो है वो कम हो चुका था एंड डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि अगर हम 1 हफ़्ता और वेट करेंगे तो मे बी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़ मैंने उस टाइम पे मैंने अपना कोई भी डिसीजन नहीं लिया। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप डॉक्टर हैं, आप अच्छे से समझ सकती हैं बेबी के ग्रोथ को लेकर या आगे बेबी के लिए कोई दिक्कत ना हो, मेरे लिए कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया कि हम अभी डिलीवरी कर सकते हैं। तो बेबी के जो लंग्स मैच्योरिटी के जो इंजेक्शंस होते हैं वो डॉक्टर ने मुझे बिफोर 3 डेज़, यानी कि जिस दिन मुझे ये कॉम्प्लिकेशन आया था उससे 3 या 4 दिन पहले ही मुझे डॉक्टर ने दे दिया था। आई डोंट नो, शायद डॉक्टर ने ऐसा कुछ स्कैन में उसी टाइम जो है वो रीड कर लिया था, तो मुझे उन्होंने लंग्स मैच्योरिटी के इंजेक्शंस पहले ही दे दिए थे। एक मुझे उस दिन दिया था एंड एक उन्होंने मुझे 2 दिन बाद लेने के लिए बोला था, यानी कि जिस दिन मुझे कॉम्प्लिकेशंस हुई थी उस दिन। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि लंग्स मैच्योरिटी के इंजेक्शंस आपको ऑलरेडी पड़ चुके हैं, तो अर्ली डिलीवरी होने में कोई दिक्कत नहीं है। बेबी डिलीवर होगा भी तो बच्चे को 2 या 3 दिन के लिए उसका बेबी का कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को NICU में रखना पड़ेगा। देन गाइज़ ये पूरा जो प्रेगनेंसी का जर्नी था, देन मेरी डिलीवरी हुई। गाइज़ ये C-सेक की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। एंड देन गाइज़ C-सेक के बाद फिर मैंने अपना डिलीवरी केयर एंड बेबी हेल्थ केयर ये सारी चीज़ों में लगी रही। लास्टली यही कहूँगी गाइज़, एक बेटी को वाइफ से बनने में इतना प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता है जितना कि एक वाइफ को एक मदर बनने में प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। गाइज़ जब लास्टली हम अपने बेबी को अपने हैंड में देखते हैं तो हमारा जो जितना भी दर्द है वो सब ख़त्म हो जाता है पल भर के लिए। देन उसके बाद भी हमें काफ़ी लंबे समय तक जो है वो सफ़र करना पड़ता है काफ़ी चीज़ों को लेके, जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, बच्चे को फीड को लेके होता है या फिर मदर के फ़िज़िकल हेल्थ को लेके होता है। तो गाइज़ प्लीज़ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप किसी के हस्बैंड हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, प्लीज़ अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। ये 9 महीने का समय तो निकल जाता है, बट अगर इसमें अगर कहीं भी भूल चूक होती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्लीज़ एक लेडी को समझिए, उसकी प्रेगनेंसी को समझिए, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मे बी आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंट हो, क्योंकि हर लेडी का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। थैंक यू वेरी मच अपना प्रीशियस टाइम मेरे वीडियो पे देने के लिए। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।